Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So in last lecture part 4 we have been discussing blood pressure and we have done definition, physiology and regulation as well as characteristics and factor affecting BP. So in today we will be seeing assessment of blood pressure, sites, equipment, technique and common errors in blood pressure. So let's begin with it. So what do you mean by assessment of blood pressure? So assessment of blood pressure means measuring and interpreting the arterial pressure to know hemodynamic status of the patient. मतलब कि तो मेज़र हम लोग मेज़र करते हैं आर्टेरियल प्रेशर को ताकि हमें जो हीमोडायनेमिक स्टेटस है पेशेंट का ताकि हम उसे डिटेक्ट कर सकें। तो इसके मेथड्स क्या होते हैं? इसके डायरेक्ट मेथड होता है जो कि इन्वेजिव मेथड होता है, इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग अ कैथेटर इनटू एन आर्टरी. So this is a direct method of assessment of blood pressure, and after that radial femoral connect to a pressure tracker provide continuous and accurate BP measurement. So this method provide an accurate measurement, मतलब बहुत ही प्रिसाइज और सही बीपी को ये बताता है और ये मेनली आईसीयू और क्रिटिकल यूनिट में यूज़ होता है. एंड इनडायरेक्ट मेथड कॉमनली यूज इन नर्सिंग practice, so we mainly use indirect method. So in indirect method we have palpatory method, auscultatory method, and let's say palpatory method. In this cuff applied to the arm पे cuff को अप्लाई, जो cuff होता है बीपी इंस्ट्रूमेंट का उसे आर्म पे अप्लाई करते हैं. मेनली रेडियल पल्स को पाल्पेट करते हैं वाइल इन्फ्लेमेटिंग. तो अगर अभी तक आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर ब्लड प्रेशर लिया हो तो यू माइट बी नोइंग कि इधर जब हम लोग कफ को इंसर्ट कर देते हैं आम पे तो हम पल्स को पाल्पेट करते हैं. प्रेशर एट विच पल्स डिसअपेयर, जिस पे हमारी पल्स डिसअपेयर हो जाती है उसको हम सिस्टोलिक बीपी कहते हैं. और डायस्टोलिक कैन नॉट बी मेजर, useful in noisy moment or when auscultation is difficult. So that was palpatory method. And is auscultatory method most common in hospital. तो palpatory method तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास स्टेथोस्कोप नहीं होता है. एंड ऑस्कुलेटरी मेथड हम लोग विथ स्टेथोस्कोप करते हैं. तो इसमें हम लोग सिस्टोलिक बीपी देख लेते हैं palpatory मेथड में, बट डायस्टोलिक वी कैन नॉट मेजर. सो लेट्स सी auscultatory मेथड मोस्ट कॉमन इन हॉस्पिटल्स. एज आई टेल, it uses saphenogrammometer, mercury, uses Android or digital saphenogrammometer and stethoscope. Cuff placed on upper arms, inflated above systolic level and then slowly deflated. And cough sound are heard over brachial artery. फर्स्ट साउंड सिस्टोलिक बीपी, जो पहली साउंड में सुनाई देती है वो सिस्टोलिक बीपी होती है. और डिसअपेरेंस ऑफ द साउंड, जब साउंड डिसअपेयर हो जाती है, जब सुनाई नहीं देती है साउंड, तो वो हमारी डायस्टोलिक बीपी होती है. नाउ लेट्स सी द साइट्स ऑफ मेजरमेंट. सो वी हैव मेनली ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी. Brachial artery is most common, and then we have popliteal artery that is present in thighs, and then we have dorsal pedalis or posterior tibial in special cases. Now let's see normal value. adult में 120 से 80 mmHg होता है जो कि रेंज करता है 90 to 139 systolic and 60 to 89 diastolic. Children lower than adults. Elderly slightly higher due to stiff arteries. With this we have discussed in factors affecting blood pressure. Do visit part 4 for better understanding. Now let's see nursing considerations. Explain the procedure to the patient. Ensure patient is relaxed. Patient relaxed है, बैठा हुआ है या लाइन है और आर्म्स जो है वो सपोर्टेड एट हार्ट लेवल. तो मेनली वाइवा में पूछ लिया जाता है कि हम आर्म्स मतलब कहाँ पे मतलब लाए रहेंगे, तो हार्ट लेवल के पास आर्म्स लाए रहेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू इंश्योर दैट जो कफ की साइज़ है ना कि वो बहुत बड़ी है ना कि वो छोटी है. अगर वो छोटी रहेगी तो फॉल्सली हाई आएगा, हाई बीपी आएगी अगर कफ का साइज़ छोटा रहेगा, और अगर कफ का साइज़ बड़ा रहेगा तो लो बीपी आएगी. अवॉइड मेजरिंग इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज, मील, स्मोक एंड कफीन. दिस तो ऑल यू नो कि अगर पेशेंट एक्सरसाइज करके आया हो या चाय पी के आया हो या स्मोकिंग करके आया हो तो बीपी में अल्ट्रेशन आएगा. टेक बीपी इन बोथ आर्म इनिशियली, देन यूज़ आर्म विद हायर रीडिंग. फर्स्ट इनिशियली हम दोनों आर्म्स में बीपी को चेक करते हैं एंड देन आर्म विद हायर रीडिंग. फिर जिस आर्म से हायर रीडिंग आ रही होगी वी असेस दैट आर्म. देन रिकॉर्ड सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक वैल्यू एंड कंपेयर द प्रीवियस रीडिंग. व्हाट आर द कॉमन एरर्स इन ब्लड प्रेशर असेसमेंट? सो एरर रिलेटेड टू इक्विपमेंट, रॉन्ग कफ साइज. एज आई टोल्ड यू, अगर छोटा रहेगा तो बीपी हाई आएगी, अगर बड़ा रहेगा कफ तो लो रीडिंग आएगी. फॉल्टली और लीकिंग कफ ब्लैडर इनएक्यूरेट रीडिंग. समटाइम्स जो हमारा ब्लैडर होता है जो कि हम वो करते हैं कफ या ब्लैडर, वो इन्फ्लेट या लीकिंग होता हो तो भी गलत बीपी आ सकती है.
नाउ लेट्स सी एरर रिलेटेड टू पेशेंट। आर्म्स नॉट एट हार्ट लेवल, अगर हम पेशेंट के आर्म्स को हार्ट लेवल पे नहीं रखेंगे, अबव हार्ट रख देंगे तो लो बीपी आएगी और बिलो हार्ट रख देंगे तो हाई बीपी आएगी। सो वाइज वर्सा मीन्स अगर हार्ट लेवल के ऊपर रखेंगे तो लो आएगी और अगर हार्ट लेवल के नीचे रखेंगे तो फॉल्सली हाई आएगा। नाउ लेट्स से पेशेंट टॉकिंग एनॉक्सियस और मूविंग दिस थिंग रेज बीपी, अगर लेग्स क्रॉस करके पेशेंट बैठा है तो भी बीपी बढ़ जाएगी। फुल ब्लैडर में इंक्रीज बीपी, सो दीज आर द कंडीशन व्हेन बीपी कैन बी ऑल्टर्ड। एरर्स वी हैव डिस्कस्ड। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द alteration of blood pressure. So blood pressure normally is about this much and any deviation is known as alteration. Hypertension, high BP means ज़्यादा प्रेजेंटली ज़्यादा बीपी होना, उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। लाइक 120/90 mmHg। टाइप्स हो सकता है, इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं हाइपरटेंशन की? प्राइमरी कॉज हो सकता है, सेकेंडरी कॉज हो सकता है। प्राइमरी को इसेंशियल भी कहते हैं। नो डिफाइंड कॉज, प्राइमरी बीपी वो होती है जिसकी कोई डिफाइंड कॉज नहीं होता है कि इसकी वजह से इनकी बीपी बढ़ी है। और मेनली पेशेंट्स में 90 to 95 केसेस प्राइमरी ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन के आते हैं। और सेकेंडरी ड्यू टू किडनी डिसीज़ हो गया, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो गया, ड्रग्स, प्रेगनेंसी इज नोन एज सेकेंडरी कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। नाउ लेट्स सी द कॉजेज। ओबेसिटी, हाई सॉल्ट इनटेक, स्ट्रेस हो गया, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल कंजप्शन हो गया, जेनेटिक्स कैन ऑल्सो कॉज हाइपरटेंशन। कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं हाइपरटेंशन से? हार्ट डिसीज़ हो सकती है, स्ट्रोक्स हो सकते हैं, किडनी डैमेज हो सकती है और रेटिनोपैथी हो सकता है। और हाइपरटेंशन मीन्स लो बीपी। सो अगर 90 to 60 mmHg से कम आती है तो वो हाइपरटेंशन होता है। इसका कॉज क्या हो सकता है? शॉक हो सकता है, हीमोहेरेज हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो सकता है या सीवियर इन्फेक्शन। व्हाट आर द सिम्टम्स? अगर किसी की लो बीपी होगी तो उसे चक्कर आएगा, उसे कम दिखाई देगा, ब्लड विजन हो जाएगा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा, बहुत वीकनेस लगेगी उसे। एंड नाउ लेट्स सी टाइप्स में ऑर्थोस्टैटिक और पोस्टरल हाइपरटेंशन। सडन फॉल इन बीपी व्हेन स्टैंडिंग, समझिए हम बैठ के कुछ काम कर रहे हैं, उसके बाद हम अचानक से खड़े होते हैं तो हम अगर चक्कर सा आ रहा है तो वो ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन होता है। इसके भी टाइप्स होते हैं ऑर्थोस्टैटिक पोस्टरल हाइपरटेंशन, सडन फॉल इन बीपी व्हेन स्टैंडिंग अप, और शॉक रिलेटेड हाइपरटेंशन लाइक लाइफ थ्रेटनिंग होता है ये ड्यू टू सिवियर ब्लड और फ्लूइड लॉस। अगर ज़्यादा किसी पेशेंट का ब्लड लॉस हो जाता है, फ्लूइड लॉस हो जाता है तो ये शॉक रिलेटेड हाइपरटेंशन हो जाता है। नाउ ऑर्थोस्टैटिक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड and symptoms is lightheadedness and fainting। और मेनली ड्यू टू ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन की वजह से होता है, मेनली डिहाइड्रेशन, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट या मेडिकेशंस की वजह से। Now this is very interesting. Hypertension is white coat hypertension. So elevation BP only in hospital या clinical due to anxiety। कुछ लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं तो उनकी बीपी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, मे बी डर से या डिसीज़ कंडीशन की वजह से, तो दैट्स नोन एज वाइट कोट हाइपरटेंशन, और घर पे जाके नॉर्मल हो जाती है। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन लाइक सीवियर सडन राइज ऑफ बीपी अबव the normal range like 180/120 is known as malignant hypertension। ये मेडिकल इमरजेंसी होती है, कैन कॉज ऑर्गन डैमेज। इसी मतलब रेंज से कितना अबव है, सो ऑब्वियसली इट विल कॉज organ damage। So this we have done with our blood pressure. Now we are proceeding with respiration। So respiration अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना ताकि हम सेलुलर मेटाबॉलिज्म को प्रमोट कर सके, उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। बट इन स्टैंडर्ड लैंग्वेज वी विल से रेस्पिरेशन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज गैसेज विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोड्यूस एनर्जी। इट इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू सपोर्ट सेलुलर मेटाबॉलिज्म। So that was about respiration. Now we have types of respiration in which we have external respiration and internal respiration। external as the name suggests, मतलब इसमें क्या होता है, एक्सचेंज जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में किसके किसके बीच होता है? एटमॉस्फेयर एंड लंग्स के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम एल्वोलाई, वो एल्वोलाई से जब ब्लड में जाता है तो वो हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड टू एल्वोलाई, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में जाता है। इंटरनल एक्सपिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड, जो ऑक्सीजन ब्लड से होता है वो सेल्स में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से ब्लड में जाता है।
And now we have cellular respiration or tissue respiration. So biochemical process inside the cell where oxygen is utilized to oxidize glucose, produce ADP and carbon dioxide and water. So these are the three types of respiration. And now let's see phases of respiration. So we are having mainly three phases, that pulmonary ventilation or breathing, gas exchange and transport of gases. सो पल्मोनरी वेंटिलेशन मेनली होता है मूवमेंट ऑफ एयर इन, सांस को अंदर लेना है इंस्पिरेशन एंड सांस को छोड़ना है एक्सपिरेशन ऑफ द लंग इज नोन एज पल्मोनरी वेंटिलेशन. एंड गैस एक्सचेंज एट एल्वुलर लेवल, हमारा जो लंग्स होता है उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है अंदर वो एल्वुलाई होता है, तो गैस एक्सचेंज वहीं पे होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में व्हाट वी हैव सीन. एंड एट टिश्यू लेवल पे इंटरनल रेस्पिरेशन होता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ब्लड में बाय द हीम प्रोटीन जो होता है हीमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा के उससे होता है. मीन्स ट्रांसफर हो गया लाइक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कैरी इन ब्लड बाय हीमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा. नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट अडल्ट में 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होता है, चिल्ड्रन में 20 to 30 ब्रीथ पर मिनट एंड इन्फेंट्स वी हैव 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट्स. नाउ लेट्स सी रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. सो दिस इज़ ऑल्सो प्रीटी मच सिंपल दैट जो ये कंट्रोल होता है रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो कि मेडुला और पॉन्स में लोकेटेड होता है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये MCQs में पूछ लिया जाता है. व्हाट आर द रेस्पिरेटरी सेंटर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, दैट इज़ मेडुला एंड पॉन्स. कीमोरिसेप्टर्स जो होते हैं कैरोटिड एंड एरोटिक बॉडीज़ होती हैं, ये रिस्पॉन्ड करती हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो गया, ऑक्सीजन डिक्रीज़ हो गया या pH डिक्रीज़ हो गया तो स्टिमुलेट करती है ब्रीदिंग को. नाउ लेट्स सी रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन. सो लेट्स सी फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन मेनली इन्वॉल्व 4 मेन प्रोसेस. रेस्पिरेशन मेनली 4 प्रोसेस में होता है, दैट्स पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और गैस एक्सचेंज इन लंग्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन ब्लड एंड इंटरनल respiration. Then we have cellular respiration. So pulmonary ventilation is very easy. That's mainly breathing. Breathing क्या होता है? Inspiration and expiration is known as breathing. So inspiration क्या होता है? ये active process होता है. इसमें diaphragm है ना, जो external intercostal muscles होते हैं वो contract करते हैं. आप inspire कीजिए. Then you can see contraction. If you put your hands above your stomach and you can feel the contraction. तो वो contraction किसका होता है? That's diaphragm and external intercostal, जिसकी वजह से हमारी thoracic जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एयर एंटर हो जाता है. एंड एक्सपिरेशन में अभी आपने इंस्पिरेशन किया, अब आप एक्सपिरेशन कीजिए, मीन्स लीव द एयर विच यू हैव इनहेल्ड. ये पैसिव प्रोसेस होता है इन क्वाइट ब्रीदिंग. रिलैक्सेशन ऑफ मसल, जो हमने इंस्पायर किया था तो मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, पर जब हम एक्सपायर करते हैं तो यू कैन फील जो हमारी मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और लीव और जो एयर होती है वो लीव्स कर देती है. सो दैट वाज अबाउट पल्मोनरी वेंटिलेशन. एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, गैस एक्सचेंज एट एल्वोलाई, लाइक ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम एल्वोलाई and then goes to pulmonary capillary from low to low concentration, and carbon dioxide diffuse from blood to alveoli. That's about external respiration. Then we have transport of gases in blood. That's very simple. जो oxygen transport होता है और carbon dioxide transport होता है. So these are the percentage that is bound to hemoglobin, as hemoglobin 3% dissolved in plasma. So now let's see internal respiration at tissue level. Oxygen diffuse from blood to tissue and then carbon dioxide diffuse from tissue to blood. Now we have cellular respiration, that oxygen is used in mitochondria to oxidize glucose and produce ATP and water. Now let's see the regulation of respiration. So in that we have nervous control and chemical control and mechanical control and higher brain centers. So let's see with nervous control, in which it is controlled by respiratory centers in the brain stem. और mainly ये medullary respiratory center में होता है. dorsal respiratory group control inspiration and ventral respiratory system controls force inspiration and expiration. continue और पोनेटाइन सेंटर जो होता है नीमोटैक्सिक एंड एपनेस्टिक सेंटर्स मॉडिफाई रिदम एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग. सो दीज आर द नर्वस कंट्रोल जो कि हमारे डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप से एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप से कंट्रोल होता है. एंड पोनेटाइन सेंटर में हमारा नीमोटैक्सिक एंड एपनेस्टिक सेंटर से कंट्रोल होता है. ये मॉडिफाई क्या करता है? रिदम एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग. नाउ वी हैव केमिकल कंट्रोल. सो केमिकल कंट्रोल में एज द नेम सजेस्ट, कीमोरिसेप्टर डिटेक्ट द चेंज इन ब्लड गैसेस, लाइक सेंट्रल कीमोरिसेप्टर जैसे कि मेडुला में प्रेजेंट होता है, रिस्पॉन्ड करता है जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाती है तो ये इंक्रीज़ कर देता है H+ इन
cerebrospinal fluid. And peripheral chemoreceptor, carotid and aortic body responds to decreased oxygen and increased carbon dioxide and decreased pH. So that was about chemical control. Now we have mechanical control, that hearing, breath reflex and irritating respirator. So that's not that much important. In higher brain center we have cerebral cortex and voluntary so yeah, let's discuss mechanical reflex control. So we are hearing bearer reflex. इसमें जो होता है स्ट्रेच रिसेप्टर जो होते हैं इन द लंग्स प्रिवेंट करते हैं ओवर इन्फ्लेमेशन बाय इनहिबिटिंग रेस्पिरेशन. हमारे जो लंग्स होते हैं वो ज़्यादा इन्फ्लेम ना हो जाए, ये प्रिवेंट करते हैं दिस मैकेनिज्म. एंड इरिटेटेड रिस्पॉन्ड कॉज बाय कफिंग स्नीजिंग टू प्रोटेक्ट एयरवे. नाउ वी आर हायर ब्रेन सेंटर्स लाइक सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गया, वॉलेंट्री कंट्रोल like holding breath, singing, speaking is controlled by higher brain center. And hypothalamus and limbic system क्या control करता है, like emotions, fear, pain, anxiety can alter breathing. like जब हम स्टेज पे जाते हैं हमें anxiety होती है, fear जिनको होता है तो उनका breathing में भी थोड़ा सा alteration आ जाता है. now let's see mechanism of breathing and it's very important and interesting. सो अगर आप इसे अपने पर रिलेट करके करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा. लाइक ब्रीथिंग, पल्मोनरी वेंटिलेशन जिसे कहते हैं, मूवमेंट ऑफ द एयर एंड आउट ऑफ द लंग एज वी हैव डिस्कस. सो इट हैज़ मेनली टू फेजेस, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. सो इंस्पिरेशन इज इनहेलेशन मीन्स टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन. ये रिक्वायर्स करते हैं कॉन्ट्रैक्शन से. लाइक ब्रीद इन, व्हेन यू ब्रीथ तो हमारे जो डायफ्राम होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड मूव्स डाउनवर्ड. एंड वर्टिकल, इंक्रीज वर्टिकल डायमीटर. और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. रिब्स मूव्स अपवर्ड, रिब्स जो हमारी होती है वो ऊपर की ओर और बाहर की ओर निकल जाती हैं. लेट मी एक्सप्लेन यू. लाइक सो जो हमारी रिब्स होती हैं वो मूव करती हैं अपवर्ड एंड आउटवर्ड एंड इंक्रीज करते हैं एंट्रोपोस्टीरियर. सो कॉन्ट्रैक्ट रिब्स move upward and outward and increase the anterior posterior and transverse diameter. अब जो हमारा anterior posterior और transverse diameter है वो हमारा increase हो जाता है. so in simple language we can say that contraction कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा मसल्स एंड मूव करता है डाउनवर्ड एंड इंक्रीज करता है वर्टिकल डायमीटर. सो दीज आर द इंस्पिरेशन प्रोसेस. एंड फोर्स इंस्पिरेशन वी हैव डीप ब्रीथ एक्सरसाइज. लाइक एसेसरी मसल्स जिसमें यूज़ होते हैं लाइक स्टेनोक्लास्मोइड मसल्स, स्केलिन, पेक्टोरालिस माइनर आर ऑल्सो असिस्ट. एंड इन एक्सपिरेशन दैट एक्सहेलेशन, और इसमें ये पैसिव प्रोसेस होता है और इसे क्वाइट ब्रीदिंग भी कहते हैं. नो मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नीडेड. इसमें कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन नीड नहीं होता. जैसे कि डायफ्राम हो गया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल रिलैक्स हो जाता है जिसकी वजह से जो थोरेसिक कैविटी होती है उसका वॉल्यूम डाउन हो जाता है. ना इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस above atmosphere, air moves out of the lung. So yeah, this was now we have force expiration like coughing, exercising and asthma comes under force expiration. Internal intercostal pulls ribs downward. Abdominal muscle contract करता है force expiration में and push diaphragm upward and air exhale forcefully. Now let's see atmospheric pressure 760 mmHg जो कि हमारा barely constant रहता है. Now we have summary that is inspiration active process होता है, expiration passive process होता है. Now let's see the characteristics of expiration. So ये 10 marks के क्वेश्चन में पूछ किया जाता है. So pay attention over this topic. So rate. So how rate number of respiration per minute. तो rate is defined as number of respiration per minute. This normal adult में 12 से 20 मिनट होता है. Abnormal condition में tachypnea में होता है more than 20 and bradypnea में less than 12 and in apnea there is absent respiration. and rhythm, no, the regularity of breathing cycle. rhythm is the जो regularity होती है breathing cycle की, normal, regular and even. abnormal, irregular like Kine-Stokes or Biot respiration. So depth like degree of lung expansion, normal, moderate depth. Abnormal like shallow, deep singing. Volume or total volume we have amount of air inspired and expired in one breath, that's tidal volume. So 500 ml होता है. Can be decrease in hypoventilation or increase hyperventilation. Errors or ease of breathing, normal, effortless and quiet. Normal breathing effortless होती है और quiet होती है, पर जो abnormal होती है वो difficult होता है, labored breathing होती है. use of accessory muscles और dyspnea. साउंड नॉर्मल जो होती है वो वेस्टिकुलर ब्रीथ साउंड होता है, सॉफ्ट होता है और लो पिच होता है. पर एबनॉर्मल में नॉइज़ हो सकती है जैसे वीजेस, स्ट्रीडोर, क्रैकल्स. नाउ लेट्स सी द फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन.
So respiration can be influenced by physiological, environmental and pathological factor like age. So जो न्यूमॉन्स और इन्फेंट्स होते हैं उनका respiration rate higher होता है 30 to 40 minutes, and in adults it's normal like 12 to 20 minutes. Elderly may be slightly increased, lung elasticity as decreases. And now in sex we have women usually have slightly higher respiration rate than men due to small lung capacity. And body position, posture एक upright position में lung जो है expand easily हो जाता है जिसकी वजह से rate and depth normal रहती है, but lying और स्टम्प पोजीशन में रिस्ट्रिक्ट चेस्ट एक्सपेंशन एंड शैलो ब्रीथिंग. एंड एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी लाइक इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ड्यू टू इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन. एंड देन वी हैव टेम्परेचर. फीवर इंक्रीज कर देता है रेस्पिरेटरी रेट को. टेकिपनिया एंड हाइपोथर्मिया डिक्रीज कर देता है रेस्पिरेटरी रेट को. एंड इमोशंस लाइक स्ट्रेस एंड पेन लाइक एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस स्टिमुलेट करता है सिंपैथेटिक सिस्टम को और दैट सिमिलटेनली इंक्रीज करता है रेट एंड डेप्थ. एंड इन सिवियर पेन वी हैव शैलो रैपिड ब्रीथिंग. नाउ एटीट्यूड कैसे करता है, जो जब हम हाई एटीट्यूड पे जाते हैं तो ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन लो हो जाता है जिसकी वजह से हमें हाइपोक्सिया हो जाता है. हाइपोक्सिया की वजह से इंक्रीज रेट एंड डेप्थ हो जाता है जिसे हम हाइपरवेंटिलेशन भी कहते हैं. नाउ मेडिकेशन एंड ड्रग्स में कैसे, जैसे रिस्पिरेटरी स्टिमुलेशन होता है जैसे कि कफीन, एम्फीवेटामाइंस, ये इंक्रीज़ कर देता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन. एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन लाइक ऑपॉइड्स हो गए, एनसीसीवी स्लो कर देता है और शैलो कर देता है ब्रीदिंग. हेल्थ और डिसीज़ कंडीशन लाइक रेस्पिरेटरी डिसीज लाइक सीओपीडी, आस्थमा, निमोनिया, टीबी इफेक्ट करता है रेट, डेप्थ एंड ईज ऑफ ब्रीथिंग. कार्डियक डिसीज लाइक सीएचएफ लाइक कॉज डिस्निया इरेगुलर पैटर्न. नो असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेशन टेक्निक. सो हाउ वी विल असेस दिस बाय ऑब्जर्वेशन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेस. So observation, we look for the patient chest and abdomen for rate, rhythm, depth and efforts. And sign of distress like cyanosis हो जाता है, labored breathing हो जाता है, ग्रोटिंग हो जाता है. पाल्पेशन में हम क्या करते हैं, हैंड को हम चेस्ट पे और बैक पे रख के फील करते हैं, चेस्ट एक्सपेंशन को फील करते हैं, सिमेट्रिकल है कि नहीं है. टेक्टाइल फर्मिटीज देखते हैं, वाइब्रेटिंग साउंड ड्यूरिंग स्पीच, एबनॉर्मल मूवमेंट और एसिमेट्री वी यूज टू सी. ऑस्कल्टेशन में हम स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं, हम प्लेस करते हैं उसको स्टेथोस्कोप को एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लैटरल चेस्ट एरिया पे. हम लिसन फॉर करते हैं नॉर्मल वेंटिकुलर्स में एबनॉर्मल साउंड लाइक क्रैकल, वीजल, स्ट्राइडोर एंड रॉक. एंड इन मॉनिटरिंग डिवाइसेस वी हैव पल्स ऑक्सीमीट्री जो कि आपने क्लिनिकल सेटिंग्स भी देखा होगा. मेजर ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड कैप्नोग्राफी मेजर करता है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन एक्सहेल्ड एयर. एंड रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर इन आईसीयू और क्रिटिकल यूनिट्स. नाउ रिकॉर्डिंग ऑफ रेस्पिरेशन वी यूजली रिकॉर्ड फॉर रेट, रिदम, depth, effort, sound and SpO2. Note any abnormality and compare with normal. Now ABG we have arterial blood gas. So ABG is a blood test from an artery that measure करता है. ABG एक blood test होता है जो कि हम आर्टरी से लेते हैं. तो ये measure करता है pH, PaO2, partial pressure of oxygen, PaCO2 partial pressure of carbon dioxide, SCO3 एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन. सो पीएच में एसिड बेस का स्टेटस को मेजर करता है. एंड PaCO2 में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन में, SCO में बायोकार्बोनेट लेवल को और ऑक्सीजन सेचुरेशन को. और ये हेल्प करता है इवेल्युएट रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन. एंड इंडिकेशंस क्या है, असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन लाइक हाइपोक्सिया तो नहीं है पेशेंट को, हाइपरकैप्निया तो नहीं है पेशेंट को. मॉनिटर करता है एसिड बेस लाइक एसिटोसिस और एल्कोलोसिस. और क्रिटिकली आईसीयू में यूज़ होता है, सेप्सिस में यूज़ होता है, शॉक में यूज़ होता है. सो इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ आर हेयर. सो पीएच नॉर्मल बॉडी पीएच हमारी जो ब्लड की होती है वो 7.35 से 7.45 होती है. और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 80 to 100 mmHg. एंड PaCO2 वी हैव 35 to 45. एंड बायोकार्बोनेट वी हैव अबाउट 22 से 26 मिली इक्वी मोल पर लीटर. एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन वी हैव 95% to 100%. इंटरप्रेशन, अगर लो पीएच है तो एसिटोसिस है, हाई पीएच है तो एल्कोलोसिस है. अगर इंक्रीज PaCO2 है देन वी हैव रेस्पिरेटरी एसिटोसिस एज सीन इन हाइपोवेंटिलेशन. और अगर डिक्रीज PaCO2 है तो वी हैव रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस एज सीन इन हाइपरवेंटिलेशन. और बायोकार्बोनेट मेटाबॉलिक कॉम्पोनेंट होता है, अगर डिक्रीज है देन मेटाबॉलिक एसिटोसिस, इंक्रीज है तो मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस. अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज है तो हाइपोक्सिया की कंडीशन. और अगर डिक्रीज सेचुरेशन है ऑक्सीजन का तो रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी. तो नर्सिंग कंसिडरेशन, परफॉर्म एलन टेस्ट टू चेक कोलेटरल सर्कुलेशन बिफोर रेडियल आर्टरी पंचर, यूज एसेप्टिक टेक्निक, अप्लाई प्रेशर फॉर 5 to 10 minutes आफ्टर पंचर टू प्रिवेंट हीमोटोमा, मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग एंड लेट्स सी अल्टरेशन इन रेस्पिरेशन. So that's we have tachypnea, bradypnea, apnea, absence of breathing, hyperventilation, hypoventilation. Change in the rhythm में we have kind strokes,
Biot, so these you can cover up in your notes. Change in depth and effort, we have shallow respiration, labored respiration, and dyspnea, that's difficulty in breathing. And abnormal breath, we have whistles and crackles and stridor, rocky and low cyanosis, सेंट्रल साइनोसिस एंड पेरिफेरल साइनोसिस होती है. सेंट्रल साइनोसिस हमारे लिप्स टंग में मेनली होते हैं, ये सीवियर हाइपोक्सिया बताती है. और पेरिफेरल साइनोसिस फिंगर टोज एंड लोकल सर्कुलेटिंग प्रॉब्लम वी कैन सी. नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ अबाउट दिस चैप्टर इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वाइटल साइन. सो वाइटल साइज इंक्लूड करता है TPR BP. सो पर्पज़ क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन का, ताकि हम प्रोवाइड कर सकें बेस लाइन फॉर पेशेंट असेसमेंट, डिटेक्ट चेंज इन हेल्थ स्टेटस एंड गाइड कर सके इंटरवेंशन एंड मेडिकल डिसीजंस. So general guidelines for documentations, we always have to record immediately and we have to use standard units. We have to document exact reading, not range or estimates. We have to always write time, date and method. Include patient position if relevant, like BP पे जब हम लेते हैं तो they are standard position, like heart level पे रखना है कि नहीं रखना है, standing and lying. Record any abnormalities. So yeah, this was about end of our chapter. If you like the lecture, do like, share and subscribe.